वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ओके। देखो चैप्टर के नाम से एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि चैप्टर जो है वो बेसिक्स के ऊपर है ना। तो केमिस्ट्री का जो भी बेसिक्स है, काफी सारा ऐसा बेसिक्स है इस चैप्टर के अंदर जो आपको 12th स्टैंडर्ड तक यूज होगा, सिर्फ 11th में यूज होगा ऐसा नहीं है, 12th तक काम आएगा। ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड। तो यहां से अपना केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। तो बेसिकली चैप्टर की शुरुआत है ना यहां से होती है, यहां से चैप्टर की शुरुआत होती है। तो पहले तो मुझे यही पूछना है कि मैटर क्या होता है। तो जो लोगों ने डेमो में मेरा लेक्चर अटेंड किया था उनको पता है, मैंने डेफिनेशन में हमेशा इसका बताता हूँ। व्हाट इज मैटर? बोलो, मैटर का डेफिनेशन क्या है? हाँ बराबर, करेक्ट। एनीथिंग दैट हैज सम mass and occupy some space। बराबर है। एनीथिंग मतलब हर वो चीज जिसके पास मास है ना, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो अगर आप इस रूम में देखो तो एवरीथिंग इज अ मैटर इन दिस रूम। हर चीज को अपन मैटर बोल सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पेन, ये भी मैटर है, बेंच मैटर है, बुक आपका मैटर है ना, एवरीथिंग। सो मैटर के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। कौन से 3 टाइप्स होते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं, यस, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बोलते हैं। ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, ये सबको पता है कौन है ये? हाँ बोलो जरा। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसका मतलब है कि आपको सारी चीजें आसपास की सॉलिड नजर नहीं आती, कुछ लिक्विड्स भी है और कुछ गैस भी है ना। तो अब ये जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है, मैटर का ये जो 3 टाइप है, ये 3 टाइप जो हम लोग पढ़ते हैं ना, इसको हम बोलते हैं मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन। बिकॉज फिजिकल वर्ड कहां से आया? आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, कुछ याद है? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। व्हाट इज अ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं? नहीं बेटा, वो तो केमिकल चेंज है। हाँ वेरी गुड। बट ये फिजिकल कैसे हुआ? मतलब व्हाट इज द इमेज बिहाइंड इट? मतलब अपने माइंड में क्या इमेज बन रहा है? फिजिकल मतलब क्या? आइस मेल्ट होगा, फिर से फ्रीज होके आइस बन। हाँ बट उसको क्यों फिजिकल क्यों बोल रहे? केमिकल क्यों नहीं है? नहीं उसमें वो केमिकल चेंजेस नहीं होते। हाँ बोलो बोलो। उसमें से फिजिकल चेंज हो रहे जो मतलब लिक्विड से हाँ हाँ करेक्ट। और एक है भेजो, आप लेक्चर हो जाएगा तो आ जाएगा। क्या नाम है बेटा आपका? रितेश। हाँ तूने सही आंसर दिया। फिजिकल चेंज में ना जो मैटर होता है ना, उसका सिर्फ स्टेट चेंज होता है। स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड बन जाना या लिक्विड से वापस सॉलिड। सी यहां पे जो उसने एग्जांपल बोला मेल्टिंग ऑफ आइस, देखो आइस कंटेन्स H2O और मेल्ट होने के बाद भी इट इज स्टिल H2O। इट मीन्स फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नया कुछ नहीं बनता। समझ में आया? कैंडल मेल्ट होता है ना, तो कैंडल मेल्ट होने के बाद लकड़ी बन जाती है क्या? क्या कुछ और बनता है? नो, वो मेल्ट होने के बाद भी कैंडल ही है। हाँ दैट इज अ वैक्स।
तो पॉइंट समझा क्या, फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं। अभी आप पानी बॉईल करते हो तो आपका लिक्विड वेपर बन रहा है, तो लिक्विड में भी H2O ही है, वेपर में भी H2O ही है। सो इट इज जस्ट अ चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस हो गया, सब्सटेंस तो वही है ना, सब्सटेंस नया नहीं बना। व्हेन देयर इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड देन इट इज अ केमिकल चेंज। तो इसको फिजिकल क्लासिफिकेशन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहां आप सिर्फ क्या पढ़ने वाले हो, सॉलिड का लिक्विड कैसे बनता है और लिक्विड का गैस कैसे बनता है, दैट्स इट। तो उसको फिजिकल क्लासिफिकेशन बोला है। तो पहले मैं आपको ना सॉलिड्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं, सबको आनी चाहिए। देखो हम लोग कैसे पढ़ाते हैं ना, हम लोग जब पढ़ाते हैं तो कुछ चीजें हम ऐसी पढ़ाते हैं जो आपको 12th में भी काम आने वाली है, तो उसको रिलेट करके मैं बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले अगर आप किसी सॉलिड को स्टडी करोगे तो सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो भी सब्सटेंस सॉलिड में एग्जिस्ट करता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, अब ये पार्टिकल कौन है सब लोग ध्यान देना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। पार्टिकल क्या हो सकता है, एटम हो सकता है। व्हाट इज एटम, व्हाट इज एटम, मॉलिक्यूल, smallest particle of a matter. हाँ, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है, किसी भी मैटर का, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। सो योर पार्टिकल कैन बी एन एटम और इट कैन बी अ मॉलिक्यूल और इट कैन बी एन आयन। आयन किसको बोलते हैं, Negative ion. हाँ, आयन मतलब चार्ज पार्टिकल, कैटायंस एंड एनायन, जिसमें प्लस और माइनस का चार्ज होता है। तो पार्टिकल इनमें से कोई भी हो सकता है, सॉलिड में कोई भी पार्टिकल हो सकता है, बट जो पार्टिकल्स अरेंज होते हैं ना सॉलिड बनाने के लिए, दे आर टाइटली, या फिर आप लिखो क्लोजली पैक्ड। व्हाट इज मीन बाय टाइटली और क्लोजली पैक्ड, जब कोई सॉलिड बनता है ना बेटा, पार्टिकल्स है ना ऐसे टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब उनके अंदर है ना एम्प्टी स्पेस बहुत कम होता है। समझ में आ गया, एम्प्टी स्पेस बहुत कम होता है, सो दे आर टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक होने से उनका फायदा क्या है, इनके पास डेफिनेट शेप होता है एंड यस डेफिनेट वॉल्यूम होता है, करेक्ट, डेफिनेट शेप होता है एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अभी देखो ये पेन अगर मैं आपको पूछूं इसका शेप है क्या, दिख रहा है ना कोई शेप, इसका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, वाई इसका शेप है, क्यों ये क्यों इस शेप में एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज इसके पार्टिकल्स एक जगह पे फिक्स्ड है। सॉलिड्स के अंदर है ना एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, रिजिडिटी, कभी सुना है रिजिड, रिजिड मतलब फिक्स्ड, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फिक्स्ड है। तो अब जो पार्टिकल एक जगह जमा हुआ रहेगा ना तो इट गिव्स अ शेप टू द सब्सटेंस, समझ में आया, उससे शेप मिल जाता है। तो इनका एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, ओके। अभी देखो इस रूम का कोई वॉल्यूम होगा, होगा, इस रूम का एक वॉल्यूम होगा, बराबर। वैसे जब सॉलिड भी जनरेट होता है ना तो उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको 12th स्टैंडर्ड में दिया गया है, 12th स्टैंडर्ड के पहले चैप्टर का नाम ही है सॉलिड स्टेट, उसमें ये सब आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ना सॉलिड्स जो होते हैं ना बेटा, वो सब है ना इनकंप्रेसिबल होते हैं। व्हाट इज मीन बाय इनकंप्रेसिबल, देखो एम्प्टी स्पेस बहुत कम है, मैंने बोला ना पार्टिकल टाइटली पैक्ड है, मतलब अंदर एम्प्टी स्पेस इज वेरी लो, तो आप कंप्रेस कर पाओगे क्या उसको, नहीं, नहीं कर पाओगे, कंप्रेस नहीं कर पाओगे। तो कंप्रेस आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज कंप्रेस उस चीज को किया जाता है जिसके अंदर बहुत सारी खाली जगह है, खाली जगह रहेगी तो यू कैन कंप्रेस इट बाय अप्लाइंग प्रेशर, यहां आप नहीं कर पाओगे ऐसा। तो सॉलिड्स के ऊपर प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, दे आर इनकंप्रेसिबल। समझ में आ गया, इतना बेसिक समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग लिक्विड्स की बात करते हैं। देखो अगला पॉइंट लिक्विड्स पे, तो लिक्विड के बारे में हमको क्या क्या पता है वो हम लोग यहां लिखने वाले, ठीक है, ध्यान देना सब लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भाई
आपके पास लिक्विड है और लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होगी। जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, पहली चीज ये होती है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर नॉट टाइटली पैक्ड, दे आर, बिकॉज जब सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बनता है ना, पार्टिकल जो ऐसे रहते हैं ना, दूर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। अब दूर चले जाने से क्या होता है पता है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है, बिकॉज नाउ दे कैन मूव, बराबर। अब पार्टिकल एक जगह फिक्स, दे आर मूविंग इनसाइड द कंटेनर, तो इस वजह से लिक्विड का शेप नहीं होता। होता है शेप, जिस कंटेनर में रख दोगे उसका शेप ले लेगा वो। अभी बॉटल में पानी है तो बॉटल का शेप ले लेगा, बकेट में तो बकेट का शेप ले लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड के अंदर देयर इज नो डेफिनेट शेप, बट यस दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। होगा ना वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम होगा कि नहीं, लिक्विड का वॉल्यूम होगा। अभी अपन दुकान पे जाके बोलते हैं ना 1 लीटर दूध दे दो, बोलते हैं ना उसको, वो लीटर हम क्या बता रहे हैं उसको, वॉल्यूम बता रहे हैं ना। आधा लीटर का पानी का बोतल दे दो, सो वॉल्यूम है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, सो इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन लिक्विड्स में अगर हम इनको प्रेशर अप्लाई करेंगे ना लिक्विड्स पे, सो दे आर स्लाइटली, यस स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली। क्योंकि क्या हो ना, पार्टिकल थोड़े से दूर आ गए ना, अभी आप क्या है ना प्रेशर अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा क्लोज चले जाएंगे, सो यू विल सी अ स्लाइट चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर अप्लाई करोगे ना तो उनके वॉल्यूम में स्लाइटली चेंजेस आता है, तो ये लिक्विड में पॉसिबल है। उसके बाद जो आपका तीसरा स्टेट ऑफ मैटर है उसका नाम क्या है, यस गैस है। अब जो आपका गैस है, जैसे ही कोई लिक्विड से गैस बनेगा, सबसे पहला चीज क्या होगी कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे आर लूजली नहीं, वेरी लूजली पैक्ड, वेरी लूजली। वेरी लूजली का मतलब है पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। अभी इस रूम में गैस है, एयर, एयर है ना बेटा, एयर इस रूम के हर एक कोने को ऑक्यूपाई कर चुका है। क्यों? बिकॉज दे हैव अ एबिलिटी टू एक्सपांड। क्या एयर पे हमारा कंट्रोल है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज एयर के पास क्या प्रॉब्लम, एयर का सीन ऐसा है कि इसके जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज इन अ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। सही बोल रहा हूं मैं? गैस के पार्टिकल कभी एक जगह सेटल होते हैं क्या? नहीं, गैस के पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन अ मोशन, तो ये हर एक कोने को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, बराबर है। तो गैस के पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दूर दूर एकदम। तो इस वजह से क्या होता है ना, इनका कोई डेफिनेट शेप है, नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, दोनों भी नहीं है, बराबर बोल रहा हूं मैं, ना शेप है ना वॉल्यूम है। हाँ, तो अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड का वॉल्यूम है, सॉलिड का भी वॉल्यूम है, तो गैस का वॉल्यूम नहीं है। तो अब गैस का वॉल्यूम अगर लगेगा तो क्या करेंगे? तो पता ये चला कि गैसेस ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये पता है आपको, जिस कंटेनर में गैस होगा ना, जिस कंटेनर में, अभी मान लो मैंने एक अमाउंट ऑफ गैस लिया, उसको 1 लीटर के कंटेनर में भर दिया, तो कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है ना, तो गैस का वॉल्यूम भी 1 लीटर माना जाएगा। बट अगर उसी गैस को मैंने 5 लीटर के कंटेनर में डाला तो गैस का वॉल्यूम 5 लीटर माना जाएगा। बिकॉज आप लॉजिक समझो इसको, आप लॉजिक समझो। अभी मैं आपको समझाता हूं, चलो इसको रिलेट करो। अभी से लिक्विड है, पानी है मेरे पास, मैंने एक कंटेनर लिया 10 लीटर का, कितना? लेकिन पानी उसमें मैंने 5 लीटर ही डाला है, तो पानी का वॉल्यूम मैं 5 लीटर काउंट करूंगा क्या 10 लीटर? क्योंकि पानी 5 लीटर ही ऑक्यूपाई करेगा, बाकी का कंटेनर खाली रहेगा। यस और नो? गैस के केस में ऐसा नहीं होता है। गैस में आपका कंटेनर अगर 5 लीटर का है, आपने उसमें गैस डाली है, तो गैस पूरे 5 लीटर को ऑक्यूपाई करती है। यस और नो? क्योंकि गैसेस मूव रैंडमली एनीवेयर, बराबर है। सो दे ऑक्यूपाई होल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इसलिए बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
कंटेनर, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वो गैस का वॉल्यूम, क्योंकि गैस का खुद का कोई वॉल्यूम नहीं है, उसका खुद का कोई वॉल्यूम ही नहीं है, तो जिस कंटेनर में रखोगे उसका वॉल्यूम हो जाएगा। 1 लीटर में रखोगे 1 लीटर, 5 लीटर में रखोगे 5 लीटर। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? अब इनका सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि दे आर यस हाईली कंप्रेसिबल, सिर्फ कंप्रेसिबल नहीं, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। सो व्हाई दे आर हाईली कंप्रेसिबल? देखो भाई, गैस को एक जगह जमा करना है ना, तो यू हैव टू अप्लाई लॉट ऑफ प्रेशर। ओके, अभी देखो अपन सीएनजी भरवाते गाड़ी में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऐसा क्यों लिखा है कंप्रेस्ड? अबे कंप्रेस किया है, उसको जमा किया एक जगह पे, पार्टिकल है दूर, आपको जमा करना है, जमा करने के लिए यू हैव टू अप्लाई प्रेशर। कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, बबल्स निकलता है ना, कैसे गया वो? ऐसा बॉटल खोल के रख दिया तो आ गया CO2 अंदर, कैसे गया इतना सारा CO2? हाँ, प्रेशर अप्लाई करके अंदर भरा गया है वो, आपके बॉटल में अंदर बहुत सारा प्रेशर है, तभी वो अंदर कंप्रेस हुआ ना। बॉटल खोला तो क्या होता है? गैस निकल जाता है, बिकॉज वो प्रेशर की वजह से दबा हुआ था, आपने प्रेशर रिलीज किया, गैस एक्सपांड हो गया। तो गैस है ना, एक्सपांडेड फॉर्म में जाना है, उसको फैलना है, तुमने उसको जमा किया था बाय अप्लाइंग प्रेशर। सो दे आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। एक पार्टिकल इधर है तो एक इधर है, ऐसा दूर दूर रहते हैं लोग, तो आप उनको जमा कर सकते हो प्रेशर अप्लाई करके। सॉलिड के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट, लिक्विड पे स्लाइटली इफेक्ट होता है, गैस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। समझ में आ गया? सो इसको बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। एनी डाउट हियर? समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है। अब इसके बाद है ना, अगला पॉइंट जो हमारा आता है उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन आता है केमिकल। यस, ये केमिकल क्लासिफिकेशन है भैया, ध्यान देना आप। पहली बात तो प्योर सब्सटेंस किसको बोला गया? जो प्योर है, बराबर ना, प्योर बोले तो जो प्योर होगा, बट उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हमको कैसे पता चलेगा वो प्योर है? तो सबसे पहला चीज क्या बताया गया? प्योर सब्सटेंस डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। व्हाट इज डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन? केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस हर वो चीज को बोला गया है जो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन के साथ बनती है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि भाई हाइड्रोजन का फॉर्मूला बताओ, सुनो ध्यान से, तो ज्यादातर लोग H बोलते हैं, सर H नहीं, गलत है वो बेटा। H है ना, हाइड्रोजन का सिंबल है H, बट हाइड्रोजन जो नेचर में एग्जिस्ट करता है दैट इज H2। क्या है वो? H2 है। सो प्योर हाइड्रोजन इज नॉट H2, तो उसको प्योर बोला गया बिकॉज वो रेशियो है, दो एटम कंबाइन। मैं बोलूंगा कल से H3 हाइड्रोजन है, सब मेरे को पागल बोलेंगे, क्या चलेगा? बोलेंगे सर ऐसा होता ही नहीं है, बिकॉज नेचर में H3 एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, तो फिर कहां से हुआ? वाटर का फॉर्मूला फिक्स है ना, H2O, मतलब पानी बनने के लिए 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का लगेगा। तो हम कहीं से भी पानी ले लें, फॉर्मूला तो वही है, दैट इज अ प्योर सब्सटेंस, फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन समझता है ना, मतलब जब वो कंपाउंड बनता है ना तो उसमें एलिमेंट्स फिक्स्ड क्वांटिटी में होंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। अब वो CO2 गाड़ी में से भी निकलता है, वो CO2 एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है, वो CO2 तो हम इसमें भी डाल रहे हैं कोल्ड ड्रिंक के बोतल में। क्या वो सेम है? क्या सेम है? क्यों सेम है? बिकॉज उसका कॉम्पोजिशन फिक्स है। समझ में आया कि नहीं है? एप्लीकेशन तो अलग अलग है, मिलता भी अलग। अभी मैं CO2 तो लैब में भी बना सकता हूं, कार्बन में ऑक्सीजन डाल दिया तो CO2 बनता है लैब में, और यहां पॉल्यूशन में तो बहुत CO2 निकल रहा है, तो क्या दोनों CO2 डिफरेंट है? नो, इट हैज सेम कॉम्पोजिशन। तो जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं दे हैव अ फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन। समझ में आ गया पहला चीज? अब दूसरा पॉइंट ये कि जब इनका केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स होता है ना, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज रिमेन्स सेम irrespective of
देयर ओरिजिन। ये चीज को याद रखो, ओरिजिन मतलब देखो एक ही कंपाउंड के ना बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। अभी जैसे पानी में एकदम सिंपल एग्जांपल ले लूं तो पानी के बहुत सारे सोर्सेज है भाई, सी वाटर, रिवर वाटर, लेक वाटर, ग्राउंड वाटर, रेन वाटर, है कि नहीं? बट पानी का फॉर्मूला सब जगह पे सेम ही है, यस और नो? सो दे हैव सेम प्रॉपर्टी ना, प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी ना पानी की, प्रॉपर्टी कैसे चेंज होगी? बिकॉज फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा तो प्रॉपर्टी कहां से चेंज होगी? समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो ये चीज पहले प्योर सब्सटेंस की हमको आप पता होनी चाहिए। अच्छा, अब प्योर सब्सटेंस में ना बेटा दो लोग आते हैं। पहला जो बंदा है वो है एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट। और याद रखो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर को हम क्या बोलते हैं? हाँ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर लिखो या फिर आप एलिमेंट लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई इसको? यस, एटम बोलते हैं। अब है ना एलिमेंट आपने 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है, क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी चैप्टर में, कि भाई अपने पास है ना पीरियोडिक टेबल में ऑफिशियली नोन कितने एलिमेंट्स हैं? यस, 118 ऑफिशियली नोन एलिमेंट्स हैं। उनमें से कुछ एलिमेंट्स को हम मेटल्स बोलते हैं, कुछ को हम नॉन मेटल्स बोलते हैं, यस, और कुछ को हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। करेक्ट है, बराबर है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल ओनली, बिकॉज एस ब्लॉक आपका मेटल है, डी ब्लॉक आपका मेटल है, एफ ब्लॉक आपका मेटल है। आपको नॉन मेटल मोस्टली पी ब्लॉक में नजर आते हैं और मेटलॉइड्स भी वहीं आते हैं, पी ब्लॉक में ही आते हैं ना। वो जिगजैग लाइन पता है ना? हाँ, वो बाउंड्री के राइट साइड में नॉन मेटल, लेफ्ट में मेटल, बाउंड्री के अलोंग है वो लोग सब मेटलॉइड्स होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह। ओके, हाँ, तो ये तो अपने को पता है, ये 10th वाला पार्ट है। नाउ द पॉइंट इज एलिमेंट की आइडेंटिटी क्या है? व्हाट इज द आइडेंटिटी, मतलब हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि ये एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है? तो उसकी आइडेंटिटी ये है कि एलिमेंट जो है इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एक ही टाइप का एटम होगा आपके एलिमेंट में, एक से ज्यादा टाइप के अगर एटम आ गए तो फिर वो एलिमेंट नहीं होता। अभी जैसे देखो, अभी मैं ये तुमको जो बता रहा था वही चीज बताता हूं, एग्जाम्पल पे ध्यान देना मेरे। अगर मैंने आपको बोला मेरे पास हाइड्रोजन गैस, H लिखा मैंने सिर्फ, ये एलिमेंट नहीं है। इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक। मतलब क्या? सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन, सिंगल एटम। बट हाइड्रोजन सिंगल एटम से नहीं, दो एटम से बनता है, दो, वो डायटॉमिक है। दो एटम जुड़ेंगे तो H बनेगा। सो आपका एलिमेंट H नहीं है, आपका एलिमेंट है H2 विच इज अ डायटॉमिक गैस। ये आपका एलिमेंट है, समझा? नेचर में ऑक्सीजन भी एग्जिस्ट करता है, तो अब मैं बोलूंगा कि ऑक्सीजन O है क्या बेटा? नहीं, O नहीं है, O नहीं है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन है। क्या है ये? हाँ, सिंगल एटम, सिंगल एटम। बट ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ डायटॉमिक गैस। जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, नेचर में जो ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है वो O नहीं है, वो क्या है? O2 है। तो ये कैसे बना बेटा O2? O2 कैसे बना? दो सेम एटम कंबाइन हुए कि नहीं? क्या डिफरेंट कंबाइन हुए? सेम एटम। सो दे कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, वन टाइप ऑफ एटम। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसको अपन एलिमेंट बोलते हैं। कोई डाउट? समझ में आया? नेक्स्ट जो चीज हम पढ़ने वाले हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। अब बताओ जरा, एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फर्क होता है? हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, जब दो डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं, टू और मोर, मिनिमम दो से ज्यादा भी, तो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम्स जब कंबाइन हो जाएंगे देन यू विल गेट अ कंपाउंड, तब आपको कंपाउंड मिलेगा। उसको एलिमेंट नहीं बोलेंगे, बिकॉज एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम। सो यू आर मिक्सिंग टू डिफरेंट एटम्स और थ्री डिफरेंट एटम्स, सो इट इज नॉट अ एलिमेंट, इट इज अ कंपाउंड। ओके, अब देखो कंपाउंड के एग्जांपल पे ध्यान दो, पहले इधर लिख के देता हूं मैं आपको। इट कंटेन्स टू और मोर
डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, बराबर है। अच्छा, एक चीज और, कंपाउंड्स जो अभी मैं बोल रहा था CO2 वाटर यही सब है, तो है ना, ये चीज को याद रखना, इनमें हमेशा फिक्स रेशियो होता है। जैसे अभी आपका पहला कंपाउंड, मैं चलो इजी से स्टार्ट कर रहा हूं, वाटर, HCl, CO2, CH4, NH3, SO2, बहुत सारे, मैंने वही लिखा जो आपने पढ़ा हुआ है अब तक 10 तक। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl में कितने एटम्स हैं? 1, 3, लिखना पड़ेगा कहीं यूपीएससी में ना आ जाइए। अरे एक हाइड्रोजन है और एक Cl है, तुम C और L को अलग अलग का काउंट कर रहे हो। अरे Cl एक है, क्लोरीन, तो क्लोरीन का एक एटम, हाइड्रोजन का, तो इट इज ऑल्सो डायटोमिक ना, दो ही एटम है, बट इट इज नॉट एन एलिमेंट बिकॉज दोज टू एटम्स आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट ना, सो इट इज अ कंपाउंड। HCl इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस, वो गैस होता है। वाटर में कितने टोटल एलिमेंट, कितने एलिमेंट, कितने एलिमेंट? 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। एटम कितने हैं? 3, एटम 3 है। CO2 में कितने एलिमेंट है? कार्बन ऑक्सीजन, एटम कितने हैं? 3। मीथेन में कितने एलिमेंट है? कार्बन हाइड्रोजन, बट एटम कितने हैं? 5 एटम है, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन। समझ में आया नहीं? तो वैसे ही अपना कंपाउंड बनता है। ओके, समझ में आया? इतना क्लियर हो गया सबको? तो कंपाउंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एटम्स, और उनका फिक्स रेशियो होता है, सबका फिक्स रेशियो होता है। रेशियो चेंज करोगे तो आपका कंपाउंड चेंज हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब इसके बाद ये पॉइंट है कि हाँ, एक चीज अभी मुझे लास्ट में दोनों की बतानी है, कुछ नहीं समझेगा तो मेरे को पूछना। ओके, इधर ध्यान दो। अभी देखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपने लिए, लास्ट में मैं लिख रहा हूं, फिर उसका भी बताता हूं। एलिमेंट्स जो है ना, एलिमेंट्स ये कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। याद रखो, आप एलिमेंट को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते बिकॉज एलिमेंट ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट है। अब आप उसको और क्या बना दोगे? कुछ नहीं बना सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम सोचेंगे कि ना हाइड्रोजन को ऑक्सीजन बना देंगे, नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज अलग है, नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज अलग है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अलग है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास अलग है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है। कहां से होएगा? पॉसिबल है कन्वर्जन? नहीं। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, लेकिन कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर, ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अभी है ना, मैं तुम्हारे को वही एग्जांपल देता हूं जो तुमने ना स्कूल में पढ़ा है। तुमने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में हम लोग वाटर लेते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, मतलब के करंट पास करते हैं। देखो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग होता है, पानी को ब्रेक करना है। पानी जब ब्रेक होगा, यू विल गेट 2 सब्सटेंसेस, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो आपने तो ब्रेक कर दिया इसको। समझ में आया कि नहीं आया? कंपाउंड्स ब्रेक होता है, कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन। ठीक है, एलिमेंट्स को ब्रेक नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? बोलो, सबको समझ में आ गया इतना? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? कोई डाउट है इसके अंदर? डाउट है तो पूछ लो। कोई पॉइंट ऐसा नहीं समझा? पक्का समझ में आया? अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है? अगला जो क्लासिफिकेशन का लास्ट पार्ट है, अभी अगला जो पार्ट है हमारा, उसका नाम है मिक्सचर। ओके, हमारे पास है ना, मैटर में मिक्सचर्स भी होते हैं। मिक्सचर भी मैटर ही होगा ना। अब पहली बात तो मिक्सचर की कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि मिक्सचर में है ना, देयर इज नो डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, नो डेफिनेट केमिकल
कॉम्पोजिशन। ओके, क्यों भाई मिक्सचर में केमिकल कॉम्पोजिशन क्यों नहीं है? मिक्सचर कैसे बनता है? जैसा उसका नाम है, मिक्स करना दो चीजों को। अरे यस और नो? घर पे कभी नींबू पानी बनाया कि नहीं बनाया? चाय बनाया कि नहीं बनाया? ये सब मिक्सचर है भाई। इसकी क्या फिक्स क्वांटिटी है क्या? अपने हिसाब से डालते हो ना सब। यस और नो? तो फिर इट इज अ मिक्सचर। सो मिक्सचर में कोई डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं होता, इट इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। बराबर है। अब कोई डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं है तो इनकी प्रॉपर्टी भी सेम नहीं रहेगी। प्रॉपर्टीज डज नॉट रिमेन सेम, चेंज होती रहेगी, डज नॉट रिमेन सेम। ठीक है। अब मिक्सचर बेटा हमारे पास दो टाइप के, उसमें से फर्स्ट वाले का नाम है, यस बराबर, होमोजीनियस मिक्सचर। अब पहले तो वर्ड का मीनिंग समझ लो। ये जो होमो वर्ड है ना बेटा, इसका मतलब होता है सेम, और ये जो जीनियस वर्ड आया है ना, इसका मतलब होता है फेज। फेज मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, उसको फेज बोलते हैं। सेम फेज का मतलब है जब आप देखो मिक्सचर बनाने के लिए कम से कम दो चीजों को मिक्स करोगे, कम से कम, दो से ज्यादा भी मिक्स कर सकते हैं बट मिनिमम टू। तो अब जब आप दो चीजों को मिक्स करो तो होमोजीनियस वो होता है जब दो चीजों को मिक्स करने के बाद एक ही नजर आए, दूसरा नजर ना आए आपको। जैसे एग्जांपल देखो, एकदम घर वाला एग्जांपल, सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट इन वाटर इज अ मिक्सचर। अब हमारे घर में इंडियंस लोग वी ईट सॉल्ट, है ना, अपन तो हर चीज में नमक डालते हैं भाई। अपने को चपाती में भी नमक चाहिए, चावल में भी चाहिए, दाल में भी चाहिए, सब्जी में भी चाहिए, है ना। सो अब मेरे को बताओ, चपाती बनाने से पहले जब वो पानी में अपन सॉल्ट डालते हैं, सॉल्ट सॉलिड स्टेट में होता है, पानी लिक्विड स्टेट में, सो दे हैव अ डिफरेंट फेस। बट व्हेन यू ऐड अ सॉल्ट इनटू वाटर, आप उसको स्टर करते हो, सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद कैन यू डिस्टिंग्विश सॉल्ट? आप सिर्फ एक ही चीज देख पा रहे हो, पानी। सॉल्ट है कि नहीं है, पर हम लोग देख नहीं पा रहे। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस, कंप्लीट मिक्सिंग। ऐसा तो मैं शुगर के साथ भी कर सकता हूं, यस और नो? शुगर इन वाटर, और भी तुमको एग्जांपल बताता हूं। फिर उसके बाद इथेनॉल इन वाटर, उसके बाद एलॉयज, फिर उसके बाद एयर, ये सब होमोजीनियस है। ये इथेनॉल इन वाटर, देखो ज्यादातर मैं वाटर का एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, आपने शायद पढ़ा होगा, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? सॉल्वेंट वो होता है जो दूसरे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करता है, उसको अपन सॉल्वेंट बोलते हैं। ये इथेनॉल पता है ना क्या, 10th में पढ़ा, इथेनॉल अल्कोहल है, अल्कोहल। सैनिटाइजर है ना, हैंड सैनिटाइजर, उसमें इथेनॉल होता है। 60 to 70% इथेनॉल, बाकी का पानी होता है। तो अब वो सैनिटाइजर के बॉटल में आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो क्या उसमें पानी और अल्कोहल दोनों है? नो, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। और एलॉय का एग्जांपल क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज आपके घर में, सबके घर में एक कॉमन एलॉय होता है, स्टील। स्टील होता है ना। अब स्टील के अलावा आपके घर में शायद ब्रास होगा, पीतल, पीतल, ब्रास मतलब पीतल, और फिर ब्रॉन्ज होगा। नहीं बेटा, एल्यूमिनियम तो मेटल है, एल्यूमिनियम तो मेटल है। व्हाट इज एलॉय बेसिकली, बताओ एलॉय क्या होता है? व्हाट इज एलॉय? हाँ हाँ बताओ जरा मेरे को। हाँ मिक्सचर, क्या मिक्सचर हुआ ना, देखो तुम खुद ही बोल दिए मिक्सचर है। हाँ अभी आगे बोलो। मिक्सचर है, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। स्टील बनता है ना, स्टील, स्टील बनने के लिए 3 मेटल लगते हैं, आयरन, क्रोमियम, निकल, और थोड़ा सा कार्बन लगता है 2% के आसपास। सो ये सब मिक्स होने के बाद स्टील बना। अब स्टील की प्लेट होगी आपके घर में, मेरे घर में भी, सबके घर में स्टील का बर्तन है। अब वो बर्तन को देख के कैन बी आइडेंटिफाई कि उसके अंदर कार्बन भी है, उसके अंदर आयन भी है, उसके अंदर निकल भी है? हाँ, नहीं पता चला ना आज तक। क्यों नहीं पता चला? बिकॉज इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इतना परफेक्टली मिक्स हुआ है ना एक दूसरे में कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। समझ में आया? और लास्ट एग्जांपल इज एयर। एयर,
एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सब कुछ है एयर में। नोबल गैसेस भी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, सब मिक्स है ना। सो ये एक साथ इतनी अच्छी तरीके से मिक्स है कि दे आर कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर, सिंगल फेज में आ जाती है। अब इसके बाद जो सेकंड मिक्सचर होता है ना बेटा, उसका नाम है, हाँ, उसका नाम हेटेरोजीनियस है। अभी जैसा नाम है वैसे उसका काम भी है। हेट्रो का मतलब यहां पे है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, एंड जीनियस का मतलब वही है, डिफरेंट फेज। मतलब आप यहां पे दो चीजों को मिक्स करोगे ना तो दोनों फेजेस आपको दिखने चाहिए। अब इसका एग्जांपल है, यस, पहला तो बेसिकली वही है, ऑयल इन वाटर। ये सबसे इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते, ऑयल इन वाटर, हेटेरोजीनियस, ठीक है, क्योंकि ऑयल पानी में मिक्स नहीं होता, ऑयल पानी पे फ्लोट करता है। तो अभी ऑयल लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, लेकिन आप एक लेयर देख पाओगे, लेयर, आपको एक लेयर नजर आएगा कि यार हाँ ये लेयर अलग है, ये लेयर अलग है। सो यू कैन डिस्टिंग्विश ना कि भाई दो लेयर है उधर, दैट इज हेटेरोजीनियस। समझ में आया कि नहीं आया? उसके अलावा सैंड इन वाटर, मिक्सचर हुआ ना ये भी, अरे पानी में रेत डाल दो, हाँ ऐसा तो बहुत है, चावल में कंकर, हाँ चावल में, दाल में पत्थर होता है, अरे वो हेटेरोजीनियस हुआ ना, बिकॉज तुम कंकर निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ, बिकॉज यू कैन सी कि भाई मेरी दाल में कंकर है, निकालो इसको, समझा कि नहीं समझा? तो यू कैन डिस्टिंग्विश के बाद पत्थर नजर आ रहा है, बराबर। तो इसका मतलब खिचड़ी बनाने के टाइम चावल में दाल मिक्स कर दिया, खिचड़ी बनने के पहले की बात कर रहा हूँ, बनने के बाद नहीं, बनने के पहले, है ना, चावल और दाल मिक्स करके रखा है, तो यू कैन डिस्टिंग्विश के भाई राइस और चावल, अपना दाल और राइस मिक्स हुआ है ना। सो हेटेरोजीनियस में आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, आपको पानी दिख रहा है, आपको सैंड के पार्टिकल किधर नजर आएंगे? बॉटम पे, हैवी पार्टिकल है ना, नीचे जमा हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? सो ये सब हेटेरोजीनियस होता है। और लास्ट पॉइंट ये है कि होमोजीनियस में है ना, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन वर्ड लिखा जाता है। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मींस, अभी जैसे देखो एग्जांपल बताता हूं, अभी एक ग्लास में अपन ने पानी लिया, उसमें हमने सॉल्ट मिक्स किया, चलो शुगर मिक्स किया, शुगर डिसॉल्व कर दिया। अब है ना वो शुगर जब पानी में डिसॉल्व होगा तो वो ऊपर से लेके नीचे तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ऐसा नहीं है कि मैं पी रहा हूं अगर उसको तो मेरे को ऊपर ज्यादा मीठा लग रहा है, कम नीचे कम मीठा लग रहा है, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म समझता है ना, इक्वल ही, इक्वल क्वांटिटी में, बराबर ऊपर से लेके नीचे तक बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और यहां पे ना यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। अभी मेरे को बताओ ना, तुमने सैंड डाला पानी में तो सैंड ऊपर से लेके नीचे तक बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्या सिर्फ नीचे जमा हो गया? ऊपर तो तुमको पानी दिख रहा है, तो फिर ये कहां से यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हुआ? समझ में आया? तो इससे क्या पता चला कि जो हमारा यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है ना, इनको अपन है ना इजीली सेपरेट नहीं कर पाते। बहुत अच्छे से मिक्स हुआ है ना, कैनॉट बी सेपरेटेड इजीली, कैनॉट बी सेपरेटेड इजीली, ये इसको याद रखो। और वहां पे ना बहुत इजीली सेपरेट कर पाओगे। अबे मिक्स ही नहीं हुआ ना बराबर से, तो सेपरेट कर लेंगे आराम से, कैन बी सेपरेटेड इजीली। समझ में आया? इतना गया क्या भेजे में? बोलो। ये था मैटर का क्लासिफिकेशन। मैटर इतने टाइप में क्लासिफाई होता है, ठीक है। शुरू में क्या बताया मैंने कि आपके पास मैटर का 3 टाइप है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, फिजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद मैटर और 2 टाइप का होता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में 2 लोग होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और मिक्सचर में भी 2 लोग होते हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। ये पूरा मैटर का क्लासिफिकेशन है। यहां तक क्लियर है सबको? अभी किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। अच्छा, अब देखो इसके बाद है ना, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे को आता है वो है, बताओ जरा टेक्स्ट बुक, मेरे को टॉपिक देखना है क्या दिया है टेक्स्ट बुक में, क्या है नेक्स्ट टॉपिक का नाम? नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर, हाँ ठीक है, ये टॉपिक है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स।
ओके सुनो, बहुत इजी है ये सब, मेरा ज्यादा टाइम पास नहीं करने का। एक्चुअल में ना मैटर की दो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल। तो पहले मैं बता देता हूं व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज को पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा अभी सुनो ध्यान से, फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है द प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन। समझा क्या बोला मैंने? इंग्लिश में बोला, क्या बोला बोलो। प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड, yes, without changing the chemical composition of the substance। क्या समझा आपको इससे? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी जिसको मेजर करते टाइम मेरे सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन चेंज ना हो? बहुत इजी है ये सब। अरे नहीं, प्रॉपर्टी बतानी है ना बेटा, तो इसकी प्रॉपर्टी पे सब लोग ध्यान दो। जैसे आप किसी सब्सटेंस का कलर बता रहे हो, क्या कलर बताने से केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है? कलर तो आप देख के बता दोगे ना। हाँ, उसके बाद ओडर, व्हाट इज ओडर? स्मेल में केमिकल कॉम्पोजिशन, आपने सूंघा और कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, कुछ नया बन गया, ऐसा होता है? सब्सटेंस तो वही है ना, स्मेल आ रहा है। उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पता है कितना विस्कस है? विस्कस नहीं पढ़ा अभी तक, कभी सुना नहीं तुमने, ठीक है, वो तुमको फिजिक्स में पढ़ाएंगे। विस्कोसिटी एक्चुअली सब्सटेंस के फ्लो की एबिलिटी, फ्लो करने की एबिलिटी। तो मतलब जो लिक्विड ज़्यादा फास्ट फ्लो करता है उसकी विस्कोसिटी कम मानी जाती है, और जो स्लो फ्लो करता है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा। जैसे पानी और हनी को जमा कर लो, पानी को अगर आप ऐसे ड्रॉप डालोगे तो ऐसे फास्ट जाएगा, बट अगर ऐसा इधर आप अगर हनी का ड्रॉप डालोगे, हाँ, तो इसमें हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है। अभी मेरे को बताओ, मैं विस्कोसिटी में तो फ्लो मेजर कर रहा हूँ, तो उससे हनी का कुछ और बन रहा है क्या? कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है क्या? कॉम्पोजिशन चेंज नहीं कर रहा। अच्छा मैं किसी चीज़ को मेल्ट करता हूँ, कॉम्पोजिशन चेंज होएगा? मेल्टिंग में सिर्फ क्या होता है, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दैट्स इट, बस स्टेट चेंज होता है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, लिक्विड का वेपर बनता है, और कुछ बनता है क्या? सब्सटेंस नहीं चेंज हो रहा है, सब्सटेंस वही है विदाउट चेंजिंग द कॉम्पोजिशन। ये सब चीजें आप मेजर कर सकते हो। डेंसिटी, डेंसिटी समझता है ना? डेंसिटी क्या होती है? हाँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब किसी भी चीज की डेंसिटी मेजर करना मतलब वो कितना भारी या कितना हल्का है। इससे क्या केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होएगा क्या? अरे बोलो ना यार, नहीं होएगा ना। केमिकल देखो, इनमें कहीं भी ना कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, आप समझो इस चीज को। केमिकल कॉम्पोजिशन कब चेंज होएगा? व्हेन देयर इज अ केमिकल रिएक्शन। यहां रिएक्शन नहीं हो रहा है। ये विस्कोसिटी क्या बताता है? लिक्विड का फ्लो बता रहा है। तो इसको मैं कहां से केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज करने वाला मानूं? इसके अलावा आपने ये सुना है क्या, पीएच? क्या पीएच निकालने से केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है? हाँ, अपन पढ़ा है ना तुमने पीएच स्केल 9th स्टैंडर्ड में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, है ना? हाँ, तो उसके अंदर हम लोग अगर किसी सब्सटेंस का पीएच निकालते हैं, पीएच पेपर यूज करते हैं, लिटमस पेपर यूज करते हैं, तो कलर चेंज नजर आता है, उससे पता चलता है वो एसिड है या बेसिक है या न्यूट्रल है। क्या इससे मेरे सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन चेंज हुआ? मैंने लिटमस पेपर डाला और उसका कॉम्पोजिशन चेंज हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं है। पीएच यू कैन चेंज विदाउट चेंजिंग द कॉम्पोजिशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये वो प्रॉपर्टीज है जो आप बहुत आसानी से मेजर कर सकते हो, इससे आपके सब्सटेंस के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? किसी चीज का लेंथ मेजर करना, बताओ इस पेन का मुझे लेंथ मेजर करना है, मैंने लेंथ मेजर किया, क्या इससे इसका कॉम्पोजिशन चेंज होता है? ये तो पेन का पेन ही रहेगा ना, मैं तो लेंथ मेजर किया है इसका। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया सबको? तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है?
केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, बोलो। ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टी जब बोला, इट मीन्स इट कैन बी मेजर्ड व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो केमिकल रिएक्शन। यहां कहीं भी रिएक्शन हो ही नहीं रहा था, अब रिएक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ रिएक्टिविटी, ऑब्वियसली रिएक्टिविटी चेक करोगे आप। अभी जैसे मैंने मैग्नीशियम ले लिया और उसमें ऑक्सीजन पास कर दिया। अब मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा ना बेटा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बने। इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ, इसको हाफ O2 लिखते हैं हम लोग। पता है क्या हाफ O2 क्यों लिखते हैं? हाँ देखो क्या होता है ना, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, आपने 10th में पढ़ा है बैलेंसिंग द रिएक्शन। अभी इधर मैग्नीशियम का एक एटम है, राइट में भी कितना है, एक, बट इधर ऑक्सीजन मैंने O2 लिया था, बिकॉज O2 ही तो होता है, O थोड़ी होता है, O2 ही लूंगा ना मैं, O2 है तो यहाँ पे तो O है ना, बट तो इधर दो एटम है, इधर एक एटम है, तो मुझे बैलेंस करना है दोनों साइड में एक एक एटम। तो हम लोग है ना ऐसा O तो नहीं लिख सकते, सुनो ध्यान से, मैं ऐसा अगर लिख दूंगा ना तो गलत है। मैंने पिछले स्लाइड में ही बोला कि ये ऑक्सीजन ऐसा होता ही नहीं, तो ऑक्सीजन तो O2 होता है, तो मैंने O2 तो लिख दिया, लेकिन इधर दो एटम इधर एक एटम है, बैलेंस नहीं है, तो एक एटम बताने के लिए भी राइट हाफ O2। हाफ O2 मतलब सिंगल एटम, हाफ O2 मतलब क्या, हाँ, पर हाफ O मत लिखना, वो गलत है। O इज नॉट ऑक्सीजन, O2 इज ऑक्सीजन। सो अगर मुझे दो एटम को एक बनाना है ना, सो वी मल्टीप्लाई बाय हाफ, समझ में आया? हाफ O2 का मतलब सिंगल एटम होता है। सो ये चीज अपने को क्या बता रही है कि मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू गिव व्हाट, अरे टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मुझे बताओ यहां पे प्रॉपर्टी चेंज हुई है, कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। ये एलिमेंट था, ये एलिमेंट था, ये एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है। कंपाउंड की प्रॉपर्टी और एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैन नेवर बी सेम, क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन गैस ले लो, उसमें ऑक्सीजन गैस डालो, तो आपको वाटर मिलता है। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन के बारे में अगर थोड़ा बहुत सुना होगा, इट इज अ हाईली कंबस्टिबल गैस। व्हाट इज मीन बाय कंबस्टिबल? इट कैचेस फायर रैपिडली, एंड ऑक्सीजन इट हेल्प्स इन बर्निंग। ऑक्सीजन तो जलने में हेल्प करता है, और उससे बना पानी, अब पानी तो आग बुझाता है, जबकि उसमें हाइड्रोजन है, आग बढ़ती क्यों नहीं है? फिर लॉजिक समझ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूं मैं? हाइड्रोजन तो हाईली कंबस्टिबल गैस है, तो हाइड्रोजन तो पानी में भी प्रेजेंट है, तो जब आग लगती है तो पानी मारते तो आग तो बुझ जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज ऑफ द चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। बिकॉज ये लोग है ना एलिमेंट्स थे, क्या थे? बट व्हेन दे फॉर्म अ कंपाउंड, कंपाउंड की प्रॉपर्टी उनके इंडिविजुअल एलिमेंट से डिफरेंट होती है, so that is called change in chemical composition. So this property can be measured when a substance undergo chemical reaction. So जब ये chemical reaction में जाएगा ना, तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे chemical composition क्या होता है भाई? चेंज होता है। समझ में आया? कुछ गया क्या भेजे में? नहीं गया, बाउंसर गया क्या? क्लियर हो गया ये अच्छे से कि भाई कितने टाइप की प्रॉपर्टी है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है नेक्स्ट टॉपिक जरा बताओ? मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। हाँ ये तो आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाता हूं आपको। मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। देखो किसी भी प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए, किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे वो लेंथ हो, वॉल्यूम हो, मास हो, है ना, टेम्परेचर हो, एवरी प्रॉपर्टी हैज सम यूनिट्स, यस और नो? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं इनको, फिजिक्स में है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में
फिजिकल क्वांटिटीज होती है, लेंथ हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना। हाँ, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम लोग मेजर करते हैं तो वी यूज सम यूनिट। जैसे अगर मुझे मार्केट में जाके राइस खरीदना है तो मैं जानता हूं कि मेरे को 10 केजी राइस चाहिए। अब मैं उसको जाके सिर्फ बोलूंगा मुझे राइस चाहिए 10। अब मैंने उधर कोई यूनिट नहीं बताया। अब वो 10 ग्राम मांग रहा है, सामने वाला कंफ्यूज ना, 10 ग्राम चाहिए कि 10 केजी चाहिए कि भाई क्या चाहिए इसको। सो यू हैव टू स्पेसिफाई कि मुझे 10 केजी चाहिए, है ना। अभी आप जाते हो दूध लेने तो आपको वहां पे सिर्फ बोलोगे मेरे को दूध दे दो, तो देगा क्या वो? तो आपको बताना पड़ेगा ना क्वांटिटी यूनिट के साथ कि मुझे आधा लीटर चाहिए, मुझे 1 लीटर चाहिए, बराबर है कि नहीं। अभी हार्डवेयर की दुकान में जाएंगे, वायर चाहिए तो पूछेगा ना कितना मीटर वायर चाहिए, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, है ना। सो एवरी फिजिकल क्वांटिटी और एवरी प्रॉपर्टी विच यू आर मेजरिंग इट हैज सम यूनिट, बराबर है कि नहीं, यस और नो, बराबर है। तो आपको है ना किसी भी चीज को मेजर करने के लिए यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। मेजरमेंट से, मेजरमेंट के लिए यूनिट चाहिए। अब आपने कौन से यूनिट पढ़े हैं वो जरा मेरे को बता दो। हाँ, बराबर। तो मैं यहाँ पे जरा टाइप्स ऑफ यूनिट्स लिख देता हूँ। पहले टाइप्स ऑफ यूनिट जो आपने पढ़ा है वो लिखते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं सीजीएस से। हाँ, बराबर, सीजीएस आपने पढ़ा है। सी इज फॉर सेंटीमीटर, जी इज फॉर ग्राम एंड एस इज फॉर सेकेंड, दैट इज टाइम। टाइम के लिए सेकेंड यूज करोगे आप, है ना। दूसरा एमकेएस पढ़ा है, एमकेएस, बस करेक्ट। एम इज फॉर मीटर, के इज फॉर किलोग्राम, एस इज फॉर सेकेंड। मीटर क्या है, लेंथ है, यस और नो। इधर सेंटीमीटर भी क्या है, लेंथ है। ग्राम और किलोग्राम क्या होता है, मास, और सेकेंड्स फॉर टाइम, बराबर है। उसके अलावा आपने कौन सा पढ़ा है, यस, हाँ, एफपीएस पढ़ा है, करेक्ट। फुट, पाउंड एंड सेकेंड। फुट अगेन इट इज लेंथ, फुट लेंथ होता है ना। अभी इस रूम का लेंथ निकालने के लिए फुट मेजर कर सकते हैं ना, कितना फुट है ऐसा, कितना फुट है ऐसा। पाउंड क्या होता है, अगेन वेट होता है ना। इंडियंस लोग पाउंड्स कम यूज करते हैं, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाके लोग पाउंड्स में वेट लेते हैं, है ना, पाउंड्स में बोलते हैं वो लोग। सो वो हो गया, और सेकेंड्स फॉर टाइम। अब देखो यहाँ पे है ना, ये सारे यूनिट्स जो निकले, इन सारे यूनिट्स में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम मतलब कि यार लेंथ को ही मेजर करना है तो यू हैव सेंटीमीटर, यू हैव मीटर, यू हैव फुट, तो भाई कौन सा यूज करूं मैं, बराबर है कि नहीं। अब मास को मेजर करना है, ग्राम भी है, किलोग्राम भी है, पाउंड्स भी है, तो यू नीड अ स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड समझता है कि एक भाई फिक्स कर दो ना कि मेरे को मास लेना है ना तो मैं इसमें लूंगा, टाइम लेना है तो इसमें लूंगा, है ना। तो फिर क्या हुआ, चौथा सिस्टम। कौन सा सिस्टम आया भाई, हाँ, जो अपने काम का है, एस आई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं इसको ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्या, यूनिट्स। ओके, देखो तुम्हारे बुक में एक लाइन लिखी है, अभी टेक्स्ट बुक है सबके पास, खाली मैं जस्ट बता देता हूं, ये खाली इसको ना याद रखो, रट्टा नहीं मारने का। ये देखो व्हाट इज एक्चुअली एसआई सिस्टम वालों ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, आर्बिटरीली डिसाइडेड, आर्बिटरीली मतलब फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया, एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट्स। तो उन्होंने क्या किया, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट फिक्स कर दिया, बोला ये स्टैंडर्ड है, यूनिवर्सली सब लोग इसी को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और इस बेसिस पे उन्होंने 7 फंडामेंटल यूनिट्स बनाए। शायद फिजिक्स, आपने अगर फिजिक्स के लेक्चर अटेंड किए होंगे जिन लोगों ने भी, उन्होंने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ा होगा, बराबर है। सो व्हाट इज दैट 7 फंडामेंटल एसआई सिस्टम के यूनिट्स, चलो चलो समझ गया मैं, आता है तुम्हारे, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेंगे। 7 फंडामेंटल एसआई, देखो 7 फंडामेंटल यूनिट है, इसके अलावा जो भी बचा वो सब डिराइव्ड यूनिट्स है। क्या है वो, हाँ, वो इनको यूज करके डिराइव करते हैं, है ना।
तो अपने को 7 याद रखना है। केमिस्ट्री में हमको डिराइव यूनिट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, वो फिजिक्स में आपको पड़ेगी। केमिस्ट्री में अपने को सिंपल जो फंडामेंटल यूनिट्स है इसमें से काम आने वाला है। तो सबसे पहला इसमें है बेटा लेंथ, है ना, लेंथ मेजर करना। अब किसी भी चीज का लेंथ मेजर करेंगे यू नीड अ मीटर एंड मीटर इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर ले लिया हमने, मतलब कि हमारे लिए इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लेंथ जब भी मेजर करेंगे मीटर में करेंगे। बट ऐसा नहीं है, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर और यू कैन कन्वर्ट इट इनटू इंचेस और फुट, है ना, बहुत कुछ है, वो आपकी मर्जी, आपको जिसमें कन्वर्ट करना है कर लो, बट आप स्टैंडर्ड यूनिट क्या मान के चलो, मीटर। उसके बाद सेकंड आता है आपका मास। मास के लिए यू हैव किलोग्राम एंड किलोग्राम का सिंबल है केजी, बराबर है। उसके बाद तीसरा है टाइम, और टाइम के लिए यू हैव यस सेकेंड, दैट इज स्मॉल एस। उसके बाद टेम्परेचर। अब यार तुमने टेम्परेचर भी बहुत पढ़ा होगा, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में पढ़ा होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, बट जो एसआई यूनिट है ना वो केल्विन है बेटा, केल्विन। लॉर्ड केल्विन वाज अ साइंटिस्ट जिसने ये स्केल बनाया, के, हाँ उसका नाम था लॉर्ड केल्विन, ओके। फिर उसके बाद टेम्परेचर के बाद क्या आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री का सबसे मेन हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम मोल लिखते हैं MOLE, लेकिन इसका सिंबल MOL आता है, यूनिट में MOL लिखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे आता है इलेक्ट्रिक करंट, यस एम्पियर। एम्पियर भी पता है ना, नेम ऑफ साइंटिस्ट है, कैपिटल A। और लास्ट में आता है आपका, यस ये तो हमारे केमिस्ट्री में काम ही नहीं आता, हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम कैंडेला लिखते हैं, और ये CD ऐसे रिप्रेजेंट होता है। अब है ना केमिस्ट्री में क्या क्या रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता दूं। देखो केमिस्ट्री में है ना ये सारे आपको आने चाहिए। पहला तो ये भाई वेरी यूजफुल इन केमिस्ट्री, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में जब भी बात होगी केमिस्ट्री में रिक्वायर मोल। और ये सिर्फ ऐसी केमिस्ट्री में यूज होता है ऐसा नहीं है, ये हर जगह यूज होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर आपको निकालना है तो यू हैव टू कैलकुलेट मोल, वो इस चैप्टर में सिखाऊंगा कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो अपने को ज्यादातर काम आएगा वो आएगा टेम्परेचर, केल्विन बहुत यूज होगा, बिकॉज वेन एवर देर इज अ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, वो मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। अब बाकी तो ये तो सिंपल वाला है, कौन सा, ये मास वगैरह भी केमिस्ट्री में बहुत आता है, मास भी हमारे को काफी जगह यूज होगा। लेंथ उतना यूज नहीं होगा, लेंथ के रिलेटेड हम लोग ज्यादा चीजें नहीं पढ़ते, वो अपनी फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं। और टाइम का तो सबको ही पता है, टाइम तो सेकंड्स है, ठीक है। मेरे को खाली ये 2-3 चीजें बतानी है कि आप इन पे फोकस करो, ठीक है। एक तो मास किलोग्राम ऐसा यूनिट है उसका, बट किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी सिखा दूंगा मैं। टेम्परेचर केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, बाकी करंट वगैरह भी हमको रेयरली कभी यूज होगा, वो एम्पियर है, वो सबको पता है, ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट सबको आती है, बराबर है, तो ये अपने को भी आना चाहिए, ठीक है। इतना तो अपने को याद होना चाहिए। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है जरा बताओ मेरे को, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके चलो ध्यान दो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ना बेटा मैं आपको अभी कुछ अच्छा थोड़ा एक्स्ट्रा सिखाने वाला हूं जो आपको काम आएगा। यहां पे हम ये सीखेंगे कि ये जो यूनिट्स हमने भी पढ़े, लेंथ, मास वगैरह है ना, ये सब मेजरमेंट करते हैं ना, इनका मेजरमेंट करते हैं कि नहीं करते, वॉल्यूम मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं ना। तो इसमें अपने को ये सीखना है कि इनको मेजर कैसे करते हैं, और इनका जो एसआई यूनिट है उसके अलावा इनके और कौन से यूनिट्स है जिनके साथ हम डील करने वाले आगे जाके, ठीक है। तो ये भी अपने को जानना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लेंथ से स्टार्ट कर रहा हूं, लेंथ, ठीक है। अब लेंथ के बारे में मैंने आपको क्या बताया, लेंथ क्या मेजर करता है, लेंथ क्या होता है, क्या मेजर करता है, हाँ बराबर, लेंथ मेजर करता है बेटा, डिस्टेंस मेजर करता है, करेक्ट।
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, दो एंड्स को मेजर करना है, दैट इज द डिस्टेंस दैट रिक्वायर्स लेंथ। तो अभी हम जस्ट पढ़ के आए कि इसका एसआई यूनिट क्या है, यस मीटर, दैट इज स्मॉल एम, बराबर है, ठीक है। अब एसआई यूनिट जो आपने मीटर पढ़ा, अब सुनो, ऐसा बहुत बार होता है कि हमको मीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है, तो अपने को एक बेसिक कन्वर्जन पता होना चाहिए। हाँ यस, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होगा, ये सबको बेसिक पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। क्योंकि यहां से आपको क्या सीखने मिलेगा, यहां से आपको ये सीखने मिलेगा कि अगर मान लो आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 100 के जगह हम अभी अपन साइंस में आ गए 10⁻² लिखेंगे, क्योंकि 2 जीरो है ना तो पावर में 2, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल बताता हूं आपको, मैंने आपको पूछा कि मेरे पास एक 2.5 मीटर का वायर है, बताओ ये कितना सेंटीमीटर हुआ, तो आप क्या करोगे, आप करोगे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100, 10⁻²। अब पावर में 2 जो है वो पॉजिटिव है, तो डेसिमल किधर शिफ्ट होएगा, राइट में, नंबर बड़ा है तो राइट में 2 शिफ्ट करो, क्या आंसर आएगा 25, नहीं कितना है, हाँ 250 सेंटीमीटर, क्योंकि एक बढ़ाओगे तो 25 होगा और एक बढ़ाओगे तो 250 हो जाएगा। सो बराबर है भाई, 1 मीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 2 मीटर में 200 हो जाएंगे, तो 2.5 में 250 हो जाएंगे, 250 सेंटीमीटर हो गया। बट अगर आपको उल्टा करना है, आपको सेंटीमीटर दिया बट आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, अब आप क्या करें, डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100 को हम साइंस में डिवाइड बाय 100 नहीं लिखते भाई, 10⁻²। अभी तुम सोचोगे सर ऐसा कैसा, देखो सुनो, अभी सुनो ध्यान से सुनो सब लोग, मैंने आपको एक, चलो इधर एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मेरे पास है ना 1.8 सेंटीमीटर का कुछ चीज है, 1.8 सेंटीमीटर, और मुझे पता लगाना है कि ये कितना मीटर है। अभी जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि सर इसको डिवाइड बाय क्या करो, सही है वो, लेकिन आप इसको लॉजिकली सोचो, ये 100 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, और अगर वो 10⁻² को ऊपर लेके चला गया तो, हाँ तो ये तो 10⁻² ही हुआ ना, साइन चेंज हो जाता है पावर का, पावर का साइन चेंज हो गया ना, तो मैंने इधर बराबर लिखा है, समझा। अभी डिवाइड करने का मतलब 10 के पावर में -2, तो इसका मतलब मुझे अभी करना क्या है, मुझे लिखना है 1.8 इंटू 10⁻²। अब बेटा देखो -2 है ना, तो डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होगा, कितना प्लेसेस, 2 प्लेसेस, तो क्या आंसर आएगा 0.018 मीटर आ जाएगा, 2 डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट करना है, समझा कि नहीं समझा। पॉजिटिव नंबर रहेगा पावर में तो राइट में शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव नंबर रहेगा तो लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, समझ में आया, क्लियर हो गया, ये समझा। अच्छा, इसके अलावा मैं तुमको अदर यूनिट्स बताता हूं, इसको याद रखना, भूलना नहीं, काम आएगा अगले चैप्टर में। अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, सुनो अभी अदर यूनिट्स में क्या क्या आता है बेटा, एक आता है पिकोमीटर, जिसको हम लिखते हैं पीएम, पिकोमीटर। एक होता है नैनोमीटर, एक होता है एंगस्ट्रॉम, ए पे ऐसे नॉट होता है। एक और एक्स्ट्रा बताता हूं, ऐसे वो ज्यादा यूज नहीं होता, फेम्टोमीटर, एफएम। नाउ व्हाट इज दिस एक्चुअली, इनका मीनिंग समझ लो, यही तो काम आने वाला है जो मैं बताने वाला हूं। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है। एक पिकोमीटर कितना होता है, अब ये -12 पावर में बड़ा नंबर है कि छोटा नंबर है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, इट इज वेरी स्मॉल, -12। नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, -9। एंगस्ट्रॉम का मतलब है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10, एंड फेम्टो मतलब 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर, सबसे छोटा, करेक्ट, सबसे छोटा।
अब मैं आपको जरा समझा दूं कि ये यूज कहाँ होता है, तो बिना यूज के तो आपको समझेगा नहीं कि कहाँ यूज होता है। तो बेटा आगे आने वाले चैप्टर में ना ये यूनिट्स कहाँ काम आएंगे मैं आपको बताता हूं। बॉन्ड के लेंथ को मेजर करने के लिए, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, आपने ये तो पढ़ा होगा ना कि कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है, दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड का एक लेंथ होता है, बॉन्ड का एक मोस्टली वो लेंथ है ना पिकोमीटर में मेजर किया जाता है, बिकॉज अपने को तो एटम नहीं दिखता, बॉन्ड कहां से दिखेगा, दिखेगा अपने को, तो बॉन्ड का लेंथ बहुत छोटा होगा, बराबर है, वी कैन नॉट सी, तो उसका वैल्यू पिकोमीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा बॉन्ड लेंथ के अलावा हाँ वही एटॉमिक साइज, अबे एटॉमिक साइज, रेडियस, एटम का रेडियस, एटम दिखता है क्या, एटम बहुत छोटा है ना, उसका साइज भी नॉर्मली नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम इसमें आता है, -10, -9, -12, बहुत छोटा साइज है। उसके अलावा एक और चीज है, अरे वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, वेव का लेंथ, वेव कहां से आता है, बस खाली साउंड का वेव ही है क्या, लाइट वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, वेवलेंथ, वेवलेंथ होता है ना, वेवलेंथ है ना मोस्टली नैनोमीटर्स में काउंट किया जाता है, नैनोमीटर्स में, और एंगस्ट्रॉम में काउंट किया जाता है, ये वेवलेंथ का यूनिट है। तो ये सारी जो मैंने अभी यहाँ पे जो नाम लिखा है, दीज आर नॉट बिगर क्वांटिटीज, हाँ दीज आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, तो तुम इनको पिकोमीटर, नैनोमीटर, फेम्टोमीटर, एंगस्ट्रॉम इसमें यूज करोगे, तो ये आगे आने वाले चैप्टर्स में काम आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने अभी बता दिया है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में फिर सेम चीज मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, तो इसको याद रखना है कि एक पिकोमीटर कितना होता है, 10 के पावर में -12 होता है, एक नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर होता है, और एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻10 मीटर होता है ना, ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो एग्जाम में ना ये वैल्यूज आपको ऐसे अलग से लिख के नहीं देते, या अपने को पता होना चाहिए कि भाई 1 पिकोमीटर इज 10⁻12 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻10 मीटर, सो इट हैज टू बी मेमोराइज, ये मेमोराइज होना चाहिए आपको। क्लियर हो गया, लेंथ समझ में आया क्या, अरे समझा, तुम ऐसे डिप्रेशन में क्यों लिख रहे हो मेरे को, मैं क्या तुमको रॉकेट साइंस थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। हाँ नेक्स्ट अभी कौन सा पढ़ा हमने, हाँ लेंथ पढ़ा ना, चलो ध्यान दो, सेकंड में तुम्हारे को मास पढ़ने वाला हूं, मास। चलो पहले मेरे को बताओ मास होता क्या है, मास क्या मेजर करता है, बराबर, हाँ बराबर करेक्ट है, मास मेजर करता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस लिखो, या फिर ऑब्जेक्ट लिखो, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं चले, तो अमाउंट ऑफ मैटर इज मास, बराबर। अभी हमने मास का ऐसा यूनिट पढ़ा कि नहीं, बोलो जल्दी से क्या पढ़ा, यस किलोग्राम, किलोग्राम दैट इज केजी, करेक्ट है। हमारे यहाँ पे है ना बहुत ज्यादा जगह पे ऐसा कंफ्यूजन होता है कि लोग मास और वेट में सिमिलैरिटी ढूंढते हैं, मास और वेट अलग है बेटा, हाँ हम केमिस्ट्री में ना मास के जगह वेट लिख देते हैं, बट मीनिंग वाइज वेट इज अ डिफरेंट चीज, मास इज डिफरेंट, क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे, यस और नो, सही बोल रहा हूँ, वेट डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे, मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास डज नॉट चेंज, बिकॉज मास फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है ना, तो मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आज मैंने यहाँ पे अगर मान लो 4 किलो शक्कर लेके रखा है, तो अगर मैं कहीं और चले जाऊं जहां पे ग्रेविटी ज्यादा है, मास तो वही रहेगा ना, अमाउंट ऑफ मैटर थोड़ी चेंज हो रहा है, 4 केजी है, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो गया तो वेट में फर्क आ सकता है, जैसे हमको मालूम है कि अपन यहाँ से मून पे जाएंगे तो वहां पे ग्रेविटी कम रहती है, तो बंदे का वजन कम हो जाता है ना, लाइट वेट होता है, सो एवरी प्लैनेट या सोलर सिस्टम में हमारा वेट कम होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, वेट इज अ डिफरेंट क्वांटिटी, हम लोग क्या यूज करते हैं, मास, बिकॉज हम लोग को है ना क्वांटिटी चेंज नहीं चाहिए भाई, अपने को कैलकुलेशन करना है ना, तो हम लोग मास कंसिडर करेंगे, मास किस पे भी फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, इट रिमेन्स कांस्टेंट। अब आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं बेटा, हाँ ये बेसिक पहले पता होना चाहिए, यस 1 किलोग्राम इज हाउ मच ग्राम,
1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इज हाउ मच ग्राम? 1000 ग्राम। ये आपको इसलिए चाहिए बिकॉज आपको इनका कन्वर्जन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कन्वर्जन। अब जैसे आपको मालूम है 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो मैं आपको अगर ये सिखाऊं कि जब भी आपको केजी से ग्राम में जाना है यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000। 1000 मतलब 10⁻3, क्योंकि 3 जीरो है ना, 10⁻3 डाल देने का। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको बोला कि मेरे पास 1.5 केजी का शुगर है, तो बताओ ये कितना ग्राम हुआ? तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर 1.5 को ना मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, कितना आंसर आएगा? 3 डेसिमल राइट में शिफ्ट करो, बराबर करेक्ट है, 1500 ग्राम। सही है? अरे 3 डेसिमल राइट में शिफ्ट करो, एक डेसिमल शिफ्ट करोगे तो 15 हो जाएगा, फिर एक शिफ्ट करोगे तो 150, फिर एक शिफ्ट करोगे तो 1500 ग्राम, बराबर है 1.5 किलो। उसके बाद अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000। अब डिवाइड बाय 1000 मतलब क्या? 10⁻3 और क्या? 10⁻3। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको बोलता हूं कि भाई मेरे पास है ना 500 ग्राम चावल है, मतलब मेरे पास कितना चावल है, तो आप क्या करोगे भाई 500 ग्राम को मल्टीप्लाई करो 10⁻3, 3 डेसिमल पीछे ले लो, मतलब आधा किलो। और क्या सही बोल रहा हूं? 500 ग्राम आधा किलो ही तो होता है ना, 0.5 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मास में अपने को इतना तो पता होना चाहिए कि किलोग्राम को ग्राम में और ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है। इतना क्लियर है? ओके, एक लास्ट पॉइंट में सिखाता हूं फिर खत्म। मास के बाद है ना बेटा जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है तीसरी, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम। अब वॉल्यूम है ना, सुनो, वॉल्यूम 7 फंडामेंटल में नहीं था, है ना? वॉल्यूम हमारे को केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा लगता है। तो वॉल्यूम होता क्या बेसिकली? वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट या फिर सब्सटेंस। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, कितना स्पेस ऑक्यूपाई हुआ। ठीक है, तो वॉल्यूम है ना बेटा, इसका ऐसा यूनिट पता है क्या है? हाँ बराबर, मीटर क्यूब है। क्यों? वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम वो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ होता है, एल का क्यूब, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, सो मीटर का क्यूब। समझ में आया कि नहीं? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ होता है। अभी मुझे इस रूम का वॉल्यूम निकालना है, तो मुझे इसके 3 लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक ये वाला लेंथ हो गया, एक ये वाला लेंथ हो गया, और एक ये वाला लेंथ। तो इधर वाला लेंथ इंटू इस वाले कॉर्नर का लेंथ, फिर इस वाले कॉर्नर का लेंथ। उसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी दे दो। ए इंटू बी इंटू सी, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो हर एक लेंथ मीटर होता है, सो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर का क्यूब। लेकिन हम लोग इस यूनिट को यूज ही नहीं करते। अब हम लोग दुकान पे जाके बोलते हैं क्या 1 मीटर क्यूब दूध दे दो मेरे को? कहीं बोला है क्या? अरे नहीं बोला है ना, नहीं बोला है। क्यों भाई? एक तो उसको मीटर क्यूब नहीं मालूम पहला, और दूसरा हमको भी नहीं पता कि 1 मीटर क्यूब में कितना आता है। तो पहली बात तो ये यूनिट हम कभी यूज ही नहीं करते, जबकि ये ऐसा यूनिट है। वी यूज कॉमन यूनिट, एंड दैट कॉमन यूनिट इज लीटर। बराबर है कि नहीं? जिसको आजकल बुक में ना डीएम क्यूब लिखा जाता है बेटा। हाँ, डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाँ, वो लीटर ही होता है। लीटर को ही आजकल डीएम क्यूब लिखने लगे। या फिर आपने ना मिलीलीटर पढ़ा होगा, एमएल, तो एमएल को है ना आजकल सीएम क्यूब लिखने लगे, सीएम क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? और इसको है ना कभी कभी ऐसे सीसी भी लिख के देते हैं, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब वो एमएल ही है, मिलीलीटर है, थोड़ा सा अभी अपग्रेड हो गया है वो। कहीं पे अगर आपको एमएल की जगह सीएम क्यूब नजर आए तो आप समझ जाओ एमएल ही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग कॉमन यूनिट यूज करते हैं ना अपने डे टू डे लाइफ में, आसपास जो भी अपने को चाहिए। अपने को अगर कोई पेप्सी का बॉटल चाहिए, अपन बोलते हैं 500 ml का बॉटल, 250 ml का बॉटल, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो अपने को मीटर क्यूब जो है ना वो अपने डेली यूज में नहीं आता,
वी यूज लीटर, ml, ये सब अपन यूज करते हैं। तो अपने को सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं। यस, 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो क्या मैं इसी को ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? सेम है, बिकॉज 1 लीटर को मैं 1 डीएम क्यूब लिख सकता हूं, तो मैं 1000 ml को 1000 सीएम क्यूब क्यों नहीं लिख सकता? वही तो बात है, सब सेम है ये। तो अपने को बेसिक कन्वर्जन क्या पता होना चाहिए? ये बेसिक है, ये आपका बेसिक है, 1 लीटर में 1000 ml। तो अगर मुझे किसी लीटर को ml में कन्वर्ट करना रहा तो मैं क्या करूं? बोलो, चलो जल्दी बताओ। अगर मुझे लीटर को ml में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूं? इंटू 1000, और क्या? 10⁻3, बराबर है। अब मान लो मेरे पास 1.2 लीटर पानी है और मैं किसी को पूछ रहा हूं बताओ कितना ml है ये, तो क्या करोगे? 1.2 को मल्टीप्लाई करो किससे? 10⁻3 से। कितना आंसर आएगा? 1200 ml है, बराबर है कि नहीं? और अगर मुझे ml में कोई चीज दी हुई है और मेरे को उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो अभी जैसे 10⁻3 किया था ना, -3 कर दो, मतलब डिवाइड बाय 1000। तो अभी इसे एग्जांपल है मेरे पास, अगर मैंने बोला मेरे पास 800 ml पानी है, 800 ml पानी है, तो कितना लीटर हुआ? 800 ml। तो आप क्या करोगे? 800 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? -3 से। तो 3 डेसिमल पीछे ले लो, क्या आंसर आएगा? 0.8 लीटर, 0.8 लीटर आ जाएगा। 800 ml को 0.8 लीटर बोल सकते हो। अरे यस और नो? समझा ये वाला पॉइंट? समझा? अरे अभी खत्म नहीं हुआ, रुको, तो घाई मत करो। ये एक समझ में आ गया? अभी मेन तो ये यूनिट है ना। अब तुमको पता है क्या 1 मीटर क्यूब में कितना वॉल्यूम होता है? देखो, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1000 लीटर इज 1 मीटर क्यूब, ठीक है? तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। समझ में आया? तो अब इससे क्या समझा? इससे ये समझा कि भाई अगर मुझे मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, किसमें? मीटर क्यूब को लीटर में, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, इंटू 1000। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम यहाँ पे कि मेरे पास है ना 0.285 मीटर क्यूब है, तो वो कितना लीटर हुआ? तो आप क्या करोगे? 0.285 को मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो? हाँ, तो फिर ये 3 डेसिमल राइट में जाएगा, कितना आंसर आएगा? 285 लीटर, बराबर। और अगर आपको उल्टा जाना है, आपको लीटर को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, सो 10 रेज टू क्या? -3। अरे बस यही है, इधर +3 है तो उधर क्या है? हाँ, तो इसका एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने आपको दिया कि मेरे पास 3758 लीटर है, बताओ ये कितना मीटर क्यूब है? तो आप क्या करोगे? 3758 को 10 रेज टू -3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 डेसिमल पीछे ले लो, 3.758 क्या? मीटर क्यूब हो गया। तो ऐसे कन्वर्जन आना चाहिए अपने वॉल्यूम का कन्वर्जन। क्या होता है देखो, ये अपन जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसको फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में ना न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल में आपको ये सारी यूनिट्स का खेल है। अब जिसको यूनिट का कन्वर्जन आता है ना, उसके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज ऐसा होगा कि आपको जानबूझ के ऐसा यूनिट देंगे जो आपको जरूरत नहीं है, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट। आपको चाहिए लीटर, फॉर्मूले में लीटर चाहिए, वो आपको जानबूझ के क्या देंगे? ml। वो आपको समझना चाहिए कि यार ml से मेरा सोल्यूशन नहीं आने वाला, तो अब मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए कन्वर्जन आना चाहिए अपने को। समझ में आ गया? ठीक है।